Good evening, student. Today we are going to study about our first chapter, sexual reproduction in flowering plant. ठीक, तो पहले हम कुछ इसमें बेसिक्स देखेंगे. जैसे आपने किंगडम प्लांटी पढ़ रखा होगा, क्लास 11th का थर्ड चैप्टर किंगडम प्लांटी में आपने एल्गा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म देखा होगा. तो एल्गा जो होता है एंड ब्रायोफाइटा एज वेल एज एल्गा में तो कोई भी प्लांट एल्गा का आप उठा के देखिए, रूट स्टेम लीफ में डिवाइड नहीं होता, तो इसीलिए हम इसे प्लांट को हम बोलते हैं थैलॉइड प्लांट. ब्रायोफाइटा में रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं होता, इसलिए ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा को दोनों को हम साथ में क्या बोल देते हैं, थैलोफाइटा, क्योंकि इनकी बॉडी थैलॉइड होती है, यानी रूट स्टेम लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं होती ट्रूली. टेरिडोफाइटा के अंदर सबसे पहले रूट स्टेम लीफ देखने को मिलता है, एज वेल एज वेस्कुलर बंडल देखने को मिलता है. वेस्कुलर बंडल बोलने का मतलब जाइलम फ्लोएम सबसे पहले अपीयर होता है आपका टेरिडोफाइट्स में. जिम्नोस्पर्म में जिम्नो शब्द का मतलब होता है नेकेड, स्पर्म शब्द का मतलब है सीड. जिम्नोस्पर्म मीन्स नेकेड सीड, यानी ऐसा प्लांट जिसके अंदर जो सीड है उसके ऊपर सीड कोट ना हो. एंजियोस्पर्म, इसके ये सबसे वेल डेवलप्ड प्लांट है, फ्लावर होता है. जो आपका चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें फ्लावर का जिक्र किया गया है. फ्लावर केवल और केवल इनमें से किसमें देखने को मिलता है आपको, एंजियोस्पर्म में. ठीक, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी हम किसको देखेंगे, एंजियोस्पर्म में. सबसे वेल डेवलप है, वेस्कुलर बंडल पाया जाएगा, कैम्बियम रिंग भी देखने को मिलेगा, उसके अलावा आपको फ्रूट देखने को मिलेगा, सीड होगा, सीड कोट होगा, इसके फर्दर डिविजन्स होंगे डाइकॉट एज वेल एज मोनोकॉट्स अकॉर्डिंग टू कॉटलिडॉन्स. अगला पेज देखते हैं. अगले पेज में है आपका सेल्स. तो देखिए हमारा चैप्टर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. तो फ्लावरिंग प्लांट में जब हमें रिप्रोडक्शन देखना है तो रिप्रोडक्शन देखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो एक रिप्रोडक्शन कोई भी एनिमल, और खासतौर पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों करता है, अपने जेनेटिक कैरेक्टर को, स्पेसिफिक कैरेक्टर को अगले जनरेशन में ट्रांसफ़र करने के लिए, इसलिए, और अपनी स्पीसीज की एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है. तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन करेगा. आपको सेल के बारे में पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 9th क्लास से, 8 में भी था थोड़ा बहुत. तो सेल चैप्टर में आपने देखा होगा कि जो सेल्स हैं वो दो टाइप की हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, तो आपने पढ़ रखा होगा अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट. यहाँ पे दो टाइप की सेल हमने बांटी है, एक सोमैटिक सेल है, एक गैमेटिक सेल है. हम रिप्रोडक्शन के बेसिस पे देख रहे हैं. सोमैटिक सेल या कह सकते हैं वेजिटेटिव सेल ऐसी सेल है जो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेती. इनमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो पेयर में होता है, डिप्लॉयड होता है. ऐसी सेल जिनमें क्रोमोसोम नंबर पेयर में हो, डिप्लॉयड हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल है, डिप्लॉयड सेल बोलते हैं. जैसे ह्यूमन के कंडीशन में ये क्या होगा, 46 या 23 पेयर. लेकिन हमें हर एक एनिमल, हर एक प्लांट स्पीसीज का याद नहीं रह सकता, इसीलिए हम इसके लिए एक सिंबल ले लेते हैं 2n, 2 और स्मॉल n. 2n से मतलब है कि क्रोमोसोम नंबर पेयर में है, डिप्लॉयड कंडीशन. ठीक, और यदि क्रोमोसोम नंबर सिंगल सेट होगा यानी कि हैप्लॉइड कंडीशन उसे बोलेंगे, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ओनली n से. ये कहाँ देखने को मिलता है, गैमेटिक सेल में, या कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव सेल में जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेती हैं. सोमैटिक सेल में जब सेल डिवाइड करती है तो माइटोसिस होता है, जिसमें एक पेरेंट सेल, डिप्लॉयड पेरेंट सेल डिवाइड करती है, दो डॉटर सेल बनाती है. दोनों डॉटर सेल भी कैसी होती हैं, डिप्लॉयड, यानी 2n वाली सेल डिवाइड की तो जो दो डॉटर सेल मिलेंगी वो भी कैसी होंगी, 2n ही होंगी. ठीक, और वो दो डिवाइड करेंगी तो 4, 4 से 8, यानी डबल होता जाएगा. और पेरेंटल जितने क्रोमोसोम होंगे, डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम नंबर उतने ही होंगे. इसीलिए हम इस डिवीजन को क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन. गैमेटिक सेल में एक पेरेंट सेल जो डिप्लॉयड है डिवाइड करेगी, तो यहाँ मियोसिस सेल डिवीजन होगा. मियोसिस सेल डिवीजन में सेल दो बार डिवाइड करती है, एक बार मियोसिस फर्स्ट, देन मियोसिस सेकंड. मियोसिस फर्स्ट में दो सेल बनेगी, क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो जाएगा. फिर मियोसिस सेकंड होगा,
फिर हर एक सेल से दो दो सेल बनेगी, टोटल एट द एंड हमें एक डिप्लॉइड सेल के डिवीजन से 4 हैप्लॉइड सेल मिलेंगी, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स मिलेंगी। और क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल की तुलना में डॉटर सेल में हाफ हो गया, इसीलिए इस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन। सोमैटिक सेल याद रखिएगा डिप्लॉइड कंडीशन में होती है, वेजिटेटिव सेल भी आप कह सकते हो। सोमैटिक सेल हमारी बॉडी की सारी सेल एक्सेप्ट गैमेट सेल को छोड़ के, इसमें माइटोसिस या इक्वेशनल डिवीजन होता है। ये डिवाइड कब करती है, जब बॉडी को ग्रो करना होता है या वुंड हीलिंग करनी होती है। गैमेटिक सेल ये रिप्रोडक्टिव सेल है, इसमें मियोसिस होता है सेल डिवीजन, जिसमें एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल मिलती है, बट क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड हो जाता है, यानी रिडक्शन हो जाता है, इसलिए इस डिवीजन को रिडक्शन डिवीजन करते हैं। गैमेटिक सेल कब डिवाइड करेगी, मियोसिस कब करेगी, जब उसको गैमेट का फॉर्मेशन करना होगा। आगे कुछ बेसिक्स देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड, कुछ हिस्ट्री। जैसे पहला, सेक्सुअलिटी इन प्लांट, मतलब प्लांट में सेक्सुअलिटी होती है, यानी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये सबसे पहले किसने बताया था, रोडोल्फ जैकब कैम्ब्रियस इन 1694। उसके बाद अल्टरेशन ऑफ जनरेशन किसने बताया था, पहली बात अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होता क्या है, प्लांट में दो स्टेजेस होती हैं, गैमेटोफाइट एज वेल एज स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट स्टेज का मतलब, गैमेटोफाइट स्टेज में जो सेल है वो हैप्लॉइड कंडीशन में होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, इसलिए जो गैमेटोफाइट स्टेज होता है वो सेक्सुअल फेज होता है। स्पोरोफाइट जो स्टेज है उसमें सेल डिप्लॉइड होती है, इस समय जब सेल रिप्रोड्यूस करती है, प्लांट रिप्रोड्यूस करता है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, इसलिए इसे एसेक्सुअल फेज कह रहे हैं। लेकिन किसी भी प्लांट में आप देखोगे तो गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट में, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होता रहता है। ये आप किंगडम प्लांटी में क्लास 11th की एनसीईआरटी में देख सकते हो, पुरानी वाली में, नई वाली में इसे रिड्यूस कर दिया गया है। तो गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट में, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होता रहता है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन को सबसे पहले किसने बताया था, विल्हेम हॉफ्स्मिशर्स इन 1851। आगे देखते हैं पॉलिन ग्रीन, आप पॉलिन ग्रीन जानते हो, मेल गैमेट है। पॉलिन ग्रेन को सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया था और एक्चुअल रोल बताया था कि ये मेल गैमेट की तरह फंक्शन करता है, प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मस्ट रिक्वायर्ड में है, एमईसी ने बताया था, जो कि एक इटालियन मैथमेटिशियन है। फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, प्लांट में किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, पॉलन ग्रेन किस तरीके से ट्रांसफर होते हुए स्टिग्मा पे आता है, पॉलन ट्यूब बनता है, देन ओव्यूल्स और एक सेल से फर्टिलाइजेशन होता है, इस पूरे चीज को किसने एक्सप्लेन किया था, स्ट्रॉसबर्गर ने। अगला पॉइंट, फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी कौन है, पंचानंद माहेश्वरी, जिन्हें आप पी माहेश्वरी भी कहते हो। एनसीईआरटी पे देखेंगे तो इनके बारे में कुछ डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, इनसे डिटेल पढ़ के जाना, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। हिस्ट्री अबाउट पंचानंद माहेश्वरी। अगला पॉइंट, फर्स्ट एंड्रोजेनी प्लांट। अब एंड्रोजेनी प्लांट कौन सा प्लांट होता है, नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई पौधा बनता है या एसेक्सुअल से, उसके अलावा एक होता है ग्राफ्टिंग टेक्निक, आर्टिफिशियल जो ग्राफ्टिंग होती है उसमें हम प्लांट के किसी भी पार्ट से कोई टिश्यू मिल गया, कोई बर्ड मिल गया, कोई स्टेम का स्लाइस मिल गया या कोई लीफ का टुकड़ा मिल गया, उससे हम आर्टिफिशियल मीडियम में सेल डिवीजन प्रमोट करके न्यू प्लांट बना लेते हैं, टिश्यू कल्चर। उसी प्रकार से अगर हम कोई पौधा बनाते हैं, उस पौधे के एंथर का यूज करके, रूट स्टेम लीफ बर्ड का यूज नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरे पौधे के एंथर का यूज करके एक न्यू पौधे का फॉर्मेशन कर रहे हैं सेम स्पीसीज के, तो ऐसे पौधे को हम बोलते हैं एंथ्रोजेनिक प्लांट। ये एंथ्रोजेनिक प्लांट जो है सबसे पहले किसने बनाया था, गुहा एंड माहेश्वरी ने, ये याद रखिएगा। अगला है जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट, यानी हमने अभी आगे डिस्कस किया कि फ्लावरिंग प्लांट कौन है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट या एंजियोस्पर्म वाले। दो तरीके के इसमें पार्ट्स बटे हुए हैं, पूरा का पूरा पौधा एंजियोस्पर्म में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेता, खाली कौन पार्ट लेता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फ्लावर। उसके अलावा वेजिटेटिव पार्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते, हो सकता है एसेक्सुअल करते हो या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हो, लाइक रूट स्टेम एंड लीफ, इसमें ज़्यादातर आपकी सोमैटिक सेल होती हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट में फ्लावर आता है जो रिप्रोडक्शन में करता है, फ्लावर में भी कई सारे पार्ट होते हैं, लेकिन मेजर रोल कौन प्ले करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। एंड्रोसियम को मेल सेक्स ऑर्गन करते हैं, एमएसओ,
गाइनोसियम को फीमेल सेक्स ऑर्गन FSO। यहाँ देखते हैं फ्लावर के कुछ पार्ट्स हैं। पहले अगर कोई आप फ्लावरिंग प्लांट को कल्टीवेट करते हैं, मैनेज करते हैं या उसकी मार्केटिंग करते हैं, कल्टीवेट, कल्चर, मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर, या कभी कभी इसे फ्लॉन्ग कल्चर भी बोल दिया जाता है, मीन्स कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। आगे फ्लावर्स का फॉर्मेशन किससे होता है? फ्लावर्स जो होते हैं मॉडिफाइड शूट होते हैं जो नोड और इंटरनोड के हाईली कंडेंसेशन से बने होते हैं। और ये कंडेंसेशन क्यों होती है? जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और साथ में हमारे प्लांट हार्मोन, फाइटो हार्मोन, इनके कॉम्बिनेशन से नोड्स एंड इंटरनोड्स आपस में कंप्रेस होते हैं और फॉर्मेशन होता है एक फ्लावर का। अब फ्लावर के कुछ पार्ट्स हम देख लेते हैं अगली स्लाइड पे। जो फ्लावर है उसमें चीजें लेयर्स में अरेंज होती हैं, जिसमें इन लेयर्स को हम क्या बोल देते हैं? वर्ल्स। कुछ जो आपका रिप्रोडक्शन में पार्ट लेती हैं जिन्हें हम नेसेसरी वर्ल्स या नेसेसरी पार्ट बोल दे रहे हैं। कुछ जो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेती उन्हें हम एक्सेसरी पार्ट या एक्सेसरी वर्ल्स बोल देते हैं। एक्सेसरी पार्ट या एक्सेसरी वर्ल्स में क्या आता है? कैलिक्स एंड कोरोला। कैलिक्स जो है इसकी यूनिट होती है सेपल, ये ग्रीन कलर का फोटोसिंथेसिस करने वाला है, प्रोटेक्शन इसका काम होता है, मेन इसका कोई रिप्रोडक्शन में यूज नहीं है। ये पूरे फ्लावर को थैलमस या फ्लोरल एक्सेस पे अरेंज रखता है रिसेप्टिकल पे। कोरोला जो है इसकी यूनिट होती है पेटल, जिसको आप कॉमनली भाषा में पंखुड़ी बोल देते हो। कलरफुल पार्ट है, इसमें नेक्टर सिक्रेटिंग सेल्स होती हैं जो नेक्टर सिक्रेट करती है, जिनके लालच में इंसेक्ट आते हैं, फ्लावर पे बैठते हैं, नेक्टर सक करते हैं, साथ में पॉलन ग्रेन अपनी बॉडी में चिपका लेते हैं और वो उड़ के जब दूसरे फ्लावर पे जाते हैं तो पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। आगे नेसेसरी पार्ट जो मेन रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं, उसमें एंड्रोसियम है, इसकी यूनिट होती है स्टेमेन। गाइनोसियम है, इसकी यूनिट होती है कार्पेल। क्या होती है? कार्पेल। गाइनोसियम की यूनिट क्या होती है? कार्पेल। कार्पेल 3 चीजों से मिलकर बनता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब डायग्राम में हम देख लेते हैं। जैसे देखिए फ्लावर में ग्रीन पोर्शन आपको ये जो दिख रहा है दैट इज सेपल। सेपल किसकी यूनिट है? कैलिक्स की। कलरफुल पार्ट जो दिख रहा है, इस कलरफुल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पेटल। ये किसकी यूनिट है? कोरोला की। उसमें मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है एंड्रोसियम, उसकी यूनिट है स्टेमेन। स्टेमेन 2 चीजों से मिलकर बना है, दैट फिलामेंट एंड दैट ग्रेनुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज एंथर। और गाइनोसियम की यूनिट होती है पिस्टिल या कार्पेल होती है, ठीक। कार्पेल 3 चीजों से मिलकर बनी है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा अपर मोस्ट पोर्शन जहां पॉलन ग्रेन लैंड करता है, स्टाइल ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिससे पॉलन ट्यूब एंट्री लेता है, ओवरी जहां ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक के अंदर एक सेल जहां पॉलन ट्यूब का जनरेटिव सेल जाके फ्यूजन एंड फर्टिलाइजेशन रिप्रेजेंट करता है। आगे कुछ चीजें आप इसका फोटो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कैलिक्स जो है आउटर मोस्ट वॉल है फ्लावर का, बताया ही हमने, इसकी यूनिट सेपल होती है, ग्रीन कलर का प्रोटेक्टिव नेचर। कोरोला पेटल्स इसकी यूनिट होती है, कलरफुल होता है, अट्रैक्टिव होता है, नेक्टर सिक्रेट करता है, साथ में फ्रेग्रेंस, ताकि इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट किया जा सके। एंडोसियम या मेल सेक्स ऑर्गन MSO, यूनिट स्टेमन, 3 पार्ट में, एंथर, कनेक्टिव, फिलामेंट। कनेक्टिव एंथर और फिलामेंट के बीच का जंक्शन है। गाइनोसियम फीमेल सेक्स ऑर्गन FSO, यूनिट क्या है? कार्पेल। 3 चीजों से मिलकर बना, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म, स्टाइल आपका पैसेज देता है, ओवरी जहां पॉलन ग्रेन जाके एम्ब्रियोसैक में एक सेल से फर्टिलाइजेशन करता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है एंड ओव्यूल से फॉर्मेशन होता है सीड का, ठीक। अब कुछ चीजें जैसे होमोलॉजी ऑफ फ्लावर मीन्स फ्लावर में जो हमने अभी तक पार्ट्स पढ़े, एक्सेसरी एंड नेसेसरी वर्ल्स, इनमें हर चीज को हम कुछ और नामों से जानते हैं। जैसे स्टेमेन को हम माइक्रोस्पोरोफाइल्स भी बोलते हैं, पॉलन सैक को माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। पॉलन सैक है क्या?
इसे हम देखते हैं। यहां देखते हैं, ये स्टेमेन है जो कि आपका एंड्रोसियम यानी मेल सेक्स ऑर्गन का यूनिट है। एंड्रोसियम दो चीजें, एंथर फिलामेंट, और यहाँ एक छोटा सा पार्ट है जिसे आप कहते हो कनेक्टिव, से मिलके बना है। एंथर जो होता है बाइलोब्ड डायथिकस होता है, जिससे एंथर को सेक्शन व्यू में देखा जाए तो एंथर के अंदर 4 चेंबर्स होते हैं जहां पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। इन चेंबर्स को हम बोलते हैं 1 2 3 4 पॉलन सैक या पॉलन चेंबर, जहां फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन होता है। देखिए स्टेमेन जो है इसे हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरोफाइल, जो कि आपका यूनिट है मेल सेक्स ऑर्गन का। पॉलन सैक जिसे हम पॉलन चैम्बर भी बोलते हैं, या माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम क्यों बोलते हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन का नाम है माइक्रोस्पोर, तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर जहां होता है उसे माइक्रोस्पोरेंजियम, और पूरे पार्ट को फिलामेंट और एंथर को मिला के माइक्रोस्पोरोफाइल। और जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन माने पॉलन ग्रेन जब सेड हुआ, चाहे क्रॉस पॉलिनेशन चाहे सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू स्टिग्मा पे आया, और वहां पे शुगर कंसंट्रेशन की वजह से पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हुआ, पॉलन ट्यूब बनने लगा। तो जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट। कार्पेल जो हमने आपको पहले भी बताया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का यूनिट है, जिसे हम बोलेंगे मेगास्पोरोफाइल। ओव्यूल जहां फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक होता है, मेगास्पोरेंजियम। एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट है। फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक जहां बनता है उसका नाम है मेगास्पोरेंजियम। जैसे पॉलन ग्रेन जहां बनता है उसका नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम, वैसे ही एम्ब्रियो सैक जहां बनता है उसे बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। आगे इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाले कुछ स्टेप वाइज हम चीजें देखेंगे जो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्टिविटीज होती हैं। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जो फर्टिलाइजेशन से पहले होते हैं। फर्टिलाइजेशन होने से पहले हमें क्या करना होगा, गैमिट बनाना होगा। फॉर्मेशन ऑफ गैमिट को हम क्या बोलते हैं, गैमिटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ गैमिट ये मीन्स प्लांट की कंडीशन में एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होना, ओवरी के अंदर एम्ब्रियो सैक एक सेल का बनना, गैमिटोजेनेसिस होना। ट्रांसफर ऑफ गैमेट यानी पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फॉर एंथर टू स्टिग्मा, सेल्फ हो या क्रॉस हो, इस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ गैमेट। फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी जब ट्रांसफर हो गया तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा और जनरेटिव सेल जाके एम्ब्रियो सैक के अंदर एक सेल से फर्टिलाइजेशन करेगी। ठीक, और कभी कभी जो पॉलन ग्रेन होता है 60% पॉलन ग्रेन जो होता है वो आपका 2 सेल स्टेज में रिलीज होता है, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव सेल होती है। लेकिन 40% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन ऐसा होता है जिसमें आपका जनरेटिव सेल होती है 2, वेजिटेटिव सेल होती है 1। तो एक जनरेटिव सेल एक सेल से फर्टिलाइजेशन करती है, दूसरी जनरेटिव सेल सेंट्रल सेल से फर्टिलाइजेशन करती है जहां 2 पोलर न्यूक्लियाई होती है। इसीलिए हम यहाँ देख रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि वहाँ पोलर न्यूक्लियाई 2 होती है, साथ में एक जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस जाएगा, 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेगा, ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन एक सेल के साथ हुआ, दूसरा फर्टिलाइजेशन आपका सेंट्रल सेल के साथ हुआ, जिससे एक से तो सीड बनेगा एक सेल वाले से, दूसरा जो सेंट्रल सेल से हुआ है उससे एंडोस्पर्म बनेगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाली एक्टिविटी। पहला है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एंडोस्पर्म, जो हमने ऊपर भी बता दिया। डिवीजन ऑफ एम्ब्रियो, क्लीवेज स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से सिंगल सेल स्टेज से डबल, ट्रिपल, डबल सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल, 16 सेल ऐसे स्टेज बढ़ेंगे, जिससे कॉटलीडॉन्स बनेंगे। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड होगा, आपका एम्ब्रियो सैक से क्या बन जाएगा, ओव्यूल से सीड और आपका ओवरी से फ्रूट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या देखते हैं, पहला टॉपिक गैमेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अगर मेल गैमेट बनेगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या माइक्रोगैमेटोजेनेसिस।
फीमेल गैमेट बनेगी तो मेगा स्पोरोजेनेसिस या मेगा गैमेटोजेनेसिस। ये हमने देख ही लिया कि जो आपका स्टेमेन है दो पार्ट में, एंथर फिलामेंट, एंथर के अंदर एंथर बाइलोब्ड डाइथिकस है जिसकी वजह से एंथर के अंदर 4 चेम्बर्स है जिन्हें हम पॉलन सैक बोलते हैं। बाइलोब्ड बोलने का मतलब एक लोब ये है, दूसरा लोब ये है, हर लोब के अंदर एक क्रॉस सेक्शन है जिसकी वजह से ये 4 पार्ट में डिवाइड है, 4 पॉलन सैक इसमें बनते हैं। यहाँ देखिए स्टेमेन एंथर कनेक्टिव एंड फिलामेंट से बना है। एंथर को हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, या पीएस मीन्स पॉलन सैक, पीसी यानी पॉलन चैम्बर, हमने पीछे होमोलॉजी में से देखा है। आगे पॉलन सैक जो है या कह सकते हो माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके अंदर होते हैं पीएमसी या एमएमसी। अब पीएमसी एमएमसी क्या है, यानी माइक्रो स्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल। कैसे होंगे, डिप्लॉइड होंगे। ये मियोसिस सेल डिवीजन करेंगे, इनके पास कैपेसिटी की पॉलन ग्रेन बनाए। जब ये क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे तो डिप्लॉइड कंडीशन में है। ये कैसे हैं, डिप्लॉइड वाले हैं। और हमें गैमेट कैसे चाहिए, हैप्लॉइड, ताकि स्पीसीज की एग्जिस्टेंस बनी रहे, क्रोमोसोम नंबर अल्टर ना हो। यहाँ पे आपका एनएन वाली पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड बना देंगे। इन हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन को एक जो पॉलन मदर सेल है वो डिवाइड करके 4 सेल बनाएगी। इन चारों सेल को क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्योंकि 4 बनेंगे, चारों एनएन होंगे। इन चारों के पास कैपेसिटी होती है कि ये आगे डेवलप होके पॉलन ग्रेन बना सकते हैं, इसीलिए इन्हें हम एक और नाम से जानते हैं, पोटेंशियल पॉलन। पोटेंशियल पॉलन बोल रहा है तो मतलब उसका भी यही है, माइक्रोस्पोर टेट्राड की बात कर रहा है, क्योंकि माइक्रोस्पोर टेट्राड में टेट्राड इसलिए बोले क्योंकि 4 सेल बनी। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड की हर सेल के पास कैपेसिटी है कि वो आगे चल के पॉलन ग्रेन बना सकता है। ज्यादातर पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज होते हैं, तो आगे जाके माइटोसिस कर लेगा। ठीक, देखिए एंथर में हम याद करने का एक छोटा सा तरीका, 1A इक्वल टू 2L इक्वल टू 4C। अब ये क्या है, एक नया 1A का मतलब 1 एंथर, 1 एंथर में, ठीक, 2 लोब्स, 2 लोब्स, और हर लोब के अंदर 2 चैम्बर, तो 4 चैम्बर। 4 चैम्बर होने की वजह से ये ऐसा बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इस बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 4 चैम्बर है। इसी को आप बोलते हो टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन या टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर को। यहाँ देखिए सेम वही चीज, ये आपका एंथर का सेक्शन व्यू है। एंथर देख रहे हैं 1 2 3 4 4 चैम्बर्स में डिवाइड है। एंथर के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है 4 लेयर की। सबसे पहले होती है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस इज फर्स्ट, सेकेंड लेयर इज इंडोथीसियम, थर्ड लेयर इज मिडिल लेयर, एंड फोर्थ एंड सबसे इनर लेयर जो होता है वो क्या होता है, टैपेटम। ठीक, उसमें से जो आपका एपिडर्मिस, इंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर है वो पॉलन सैक को या पॉलन चैम्बर को प्रोटेक्शन देता है आउटर एनवायरनमेंट से। लेकिन जो टैप्टम है इसमें डेंस साइटोप्लाज्म वाली मल्टीन्यूक्लिएटेड नॉन न्यूक्लिएटेड मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स है जो कि डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को, जिसको आप पीछे लिखे हो पीएमसी पॉलन मदर सेल या एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल को, जिससे आगे चल के पॉलन ग्रेन बनना है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है।
प्रोवाइड नरिशमेंट। पॉलन ग्रेन जब बन जाता है तो जो आपका इसमें से एंडोथीसियम वाली लेयर है ये डिहाइड्रेट होती है, ड्राई होती है, इसके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से जो एंथर होता है वो फटता है। यहाँ देखिए एंथर फटा, एंथर के फटने को हम बोलते हैं डेहिसेशन। डेहिसेशन होता है और पॉलन ग्रेन यहाँ से इसी तरीके से बाहर रिलीज होते हैं। अब वो एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं स्टिग्मा पर। यहां देखते हैं एंथर 4 लेयर है इनके ऊपर, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेप्टम, जो हमने आपको पहले भी बताया। जो टेप्टम है वो पॉलन सैक या पॉलन चेंबर से कनेक्टेड है, इनर मोस्ट लेयर है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। अंदर जो पॉलन सैक या पॉलन चेंबर है वहां पे फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन हो रहा होता है। पॉलन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं, पीछे होमोलॉजी में पढ़ा था, माइक्रोस्पोर। आगे देखते हैं एपिडर्मिस का काम क्या होता है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, थिक है, सिंगल सेल का लेयर बना हुआ है, इसका काम है प्रोडक्शन देना। एंडोथीसियम ये एपिडर्मिस के जस्ट नीचे है, इसमें सिंगल लेयर है और ये हाइड्रोस्कोपिक नेचर का, हाइड्रोस्कोपिक मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जब पॉलन ग्रेन बन जाता है तो ये डिहाइड्रेट हो जाता है। तो कोई भी चीज़ डिहाइड्रेट होता है तो वो खिंचने लगता है, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को लूज कर देता है, जिससे आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन एंडोथीसियम जो है उसमें क्रैक्स आने लगते हैं ड्यू टू डिहाइड्रेशन और डेहिसेशन होता है। स्मॉल ओपनिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमियम, जिसकी वजह से डाइजेशन होता है और पॉलन ग्रेन रिलीज होता है। मिडिल लेयर जरूरी नहीं है कि हर एंथर के अंदर मिडिल लेयर हो ही, अगर होती भी है तो काम होता है प्रोडक्शन देना। टेप्टम इनर मोस्ट लेयर है, सेल्स एंडोमाइटोसिस करते रहते हैं, इनकी सेल्स पॉलीपोलाइडी शो करते हैं, यानी क्रोमोसोम नंबर ज़्यादा होता है, पॉलीटेनी, पॉलिट्री और रेसिस्टुअल न्यूक्लियस, जिसकी वजह से इनके अंदर नरिशमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है और ये डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड कर पाती हैं। और इनके अंदर कुछ केमिकल भी सिक्रीट हो रहा होता है जो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। यहाँ देखिए तो जो टेप्टम है वो टेप्टम 2 तरीके का है, एक अमीबॉइड टेप्टम है या जिसको आप प्लाज्मोडियल टेप्टम कह सकते हो, जिसमें सेल्स एक दूसरे में मर्ज रहती हैं, मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन होता है, कोई डिफरेंट शेप नहीं है। दूसरा ग्लैंडुलर टेप्टम है जो चीज़ों का सिक्रीशन करता है, दैट्स व्हाई आल्सो नोन एज सिक्रीटरी टेप्टम। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए अमीबॉइड या प्लाज्मोडियम टेप्टम में क्या है, सेल वॉल जो है टेप्टम सेल में एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाता है, जिससे मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन देखने को मिलता है। प्लाज्मोडियम इसीलिए इनका नाम पड़ा है, प्लाज्मोडियम या अमीबॉइड टेप्टम। ग्लैंडुलर टेप्टम में क्या है, ये केमिकल सिक्रीट करती है, इसलिए सिक्रीटरी टेप्टम भी कहते हैं। जैसे पहला है कैलेज नाम का एंजाइम सिक्रीट करती हैं जो कैलेज लेयर को डिसॉल्व करता है, जिससे आपका डाइजेशन हो सके। दूसरा यूविश बॉडी सिक्रीट करता है। यूविश बॉडी क्या होता है, ये एक तरीके का लिपिड सब्सटेंस है जो आउटर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन में है, एक तरीके से प्रोटेक्टिव वाटरप्रूफ लेयर बनाता है। आगे पॉलन किट सिक्रीट किया जाता है, ये एक ऑयली विस्कस यानी गाढ़ा स्टिकी चिपचिपा डेंस मटेरियल है, जो पॉलन ग्रेन जब रिलीज हो तो आसानी से इंसेक्ट पे और स्टिग्मा पे चिपक सके, पॉलिनेशन में हो सके। एंटेमोफाइली प्लांट का मतलब होता है ऐसे प्लांट जिसमें पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है। अगर स्टिकी नहीं होगा तो जब इंसेक्ट आके बैठेगा तो इंसेक्ट की बॉडी से पॉलन ग्रेन चिपकेगा नहीं और क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा, एंटेमोफाइली नहीं होगी। फंक्शन क्या करता है टेप्टम, फंक्शन में क्या है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, उसके साथ साथ चिपक जाता है, पॉलिनेशन में भी हेल्प करता है और पॉलन ग्रेन को यूवी रेज से भी ये प्रोटेक्टिव लेयर्स प्रोटेक्शन देती हैं। आगे हम पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं।
पॉलन ग्रेन में 2 सेल स्टेज हमने आपको पहले ही बताया है। जो पॉलन ग्रेन रिलीज होती हैं वो अमूमन जो है 60% एंजियोस्पर्म्स में, 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में रिलीज होती हैं और 40% एंजियोस्पर्म में 3 सेल्ड स्टेज में। ठीक, तो यहाँ पे जब पॉलन ग्रेन बन रही होती हैं तो जब आपका माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया होता है, 4 सेल, चारों हैप्लॉइड है, तो वो क्या करता है, 4 सेल बनी है, चारों क्या है, हैप्लॉइड, ये डिवाइड करेगा, लेकिन यहाँ डिवीजन कौन सा होगा, माइटोसिस, ना कि मियोसिस। तो एक ही सेल है, इसमें 2 ठो सेल बन जाएगा। ठीक, एक सेल को हम क्या बोलेंगे, जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। एक जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है, दूसरा साइटोकाइनेसिस भी होगा, सॉरी, और दूसरा वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है। ठीक, जनरेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल है। जनरेटिव सेल जो है ये आपका गैमेट है मेन, और जो वेजिटेटिव सेल है इसका काम क्या है, पॉलन ट्यूब बनाना। 2 सेल है। अब यहाँ पे वैक्यूल्स दिख रहे हैं जो डॉटेड से बनाया गया है, और आपको देख रहे होगे पॉलन ग्रेन के ऊपर ये लेयर है, 2 लेयर है। अंदर जो वाली जो लेयर है उसे हम बोल रहे हैं एंटाइन, ये सेल्यूलोज या पैक्टोस की बनी होती है। लेकिन जो बाहर वाली लेयर है वो एक्साइन है, ये बनी होती है स्पोरोपोलोनीन की। स्पोरोपोलोनीन जो है ये मोस्ट रिजिड ऑर्गेनिक मटेरियल है, जिसे आप न किसी एंजाइम से तोड़ सकते हो, न एसिड से तोड़ सकते हो, न बेस से तोड़ सकते हो। टेम्परेचर के प्रति भी ये रेजिस्टेंट होता है, और इसीलिए देख रहे हो स्पोरोपोलोनीन की लेयर जो है रफ है, और यहाँ पे पूरी तरीके से कंटिन्यूअस नहीं है, एक जगह स्पोरोपोलोनीन की लेयर एब्सेंट है। उस पॉइंट को बोलते हैं जर्मपोर, क्योंकि यहीं से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करके बाहर रिलीज होता है, ताकि स्टिग्मा स्टाइल से होते हुए ओवरी तक गैमेट का ट्रांसपोर्ट हो सके। यहाँ एक लाइन लिखी हुई थी नीचे, इसे भी देख लेते हैं कि जो स्पोरोपोलोनीन है वो हार्डेस्ट मटेरियल है प्लांट किंगडम का, जो किसका बना होता है, कैरोटीनॉइड्स का। देखते हैं अगला स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन में क्या क्या स्ट्रक्चर है, वॉल्स है, जो एक्साइन इंटाइन हमने डिस्कस किया। एक्साइन वाली लेयर स्पोरोपोलोनीन की थिक है, रफ है और कॉम्पैक्ट है। ठीक, सिंगल ओपनिंग है जिसे जर्मोपोर कहते हैं। इंटाइन वाली लेयर थिन है, डेलिकेट है, सेलुलोज की बनी हुई है, पैक्टोस की बनी हुई है, इसलिए लिखा है पैक्टोसेलुलोजिक है। अंदर न्यूक्लियस है, एक जनरेटिव सेल का, एक वेजिटेटिव सेल का। साइटोप्लाज्म बना हुआ है, लेकिन इसमें वैक्यूल नहीं है। आगे पॉलन ग्रेन जो है इस शेप में वेरिएबल होता है, मतलब हमने डायग्राम में जरूर देखा है कि ओवल शेप का है, लेकिन हर जगह ओवल शेप का हो ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है, शेप वेरी कर सकता है। साइज लगभग 25 to 50 माइक्रोमीटर होता है एवरेज। स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन मायोटिसिस में प्रेजेंट होता है, और लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन मिरेबिलिस जलापा में प्रेजेंट होता है, जो कि मेंबर है कुकुरबिटेसी फैमिली का। मिरेबिलिस जलापा एक्वेटिक प्लांट है। आपका वेरिएबिलिटी क्या है, लाइफ स्पैन पॉलन ग्रेन का अलग अलग होता है। जैसे राइस और व्हीट का पॉलन ग्रेन 30 मिनट तक। विएबिलिटी मतलब क्या होता है, एंथर से डेहिसेशन के बाद पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ, आफ्टर डेहिसेशन पॉलन ग्रेन कितने समय तक जर्मिनेट करके एम्ब्रियो सैक के अंदर एक सेल से फर्टिलाइजेशन रिप्रेजेंट कर सकता है, उस समयावधि को उसकी विएबिलिटी कहते हैं। तो जैसे राइस और व्हीट है, इसकी विएबिलिटी 30 मिनट या इससे कम होती है। लेकिन लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, रोजेसी 3 फैमिली है जिनके जो आपकी विएबिलिटी है वो 1 मंथ 30 दिन या उससे ज़्यादा भी हो सकती है।
आगे कुछ नोट पॉइंट है। पॉलन ग्रेन को हम लो टेम्परेचर में स्टोर करके रखते हैं, जिसे हम क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। लो टेम्परेचर किसमें? लिक्विड नाइट्रोजन में। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होता है? -196 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर पे प्रिजर्व किया जाता है, जिसे पॉलन बैंक कहते हैं। इस प्रोसेस को क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। क्यों प्रिजर्व किया जाता है? ताकि बाद में हम इस पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट करा के न्यू प्लांट बना सके, अगर वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती है तो, और न्यू स्पीसीज भी डेवलप कर सके। अगला है जियोपॉलिनोलॉजी। जियोपॉलिनोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इन फॉसिल। मतलब कहीं पे एक्सकवेशन होती है, वहाँ पे कुछ फॉसिल्स मिलते हैं, उसका हम लोग डिटेल एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि उस फॉसिल में कुछ पॉलन ग्रेन्स है। तो इस फॉसिलाइज्ड पॉलन ग्रेन की जो स्टडी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? जियोपॉलिनोलॉजी। आगे है मेल्टनोपॉलिनोलॉजी। इसमें क्या होता है? पॉलन ग्रेन अगर हनी के अंदर है, कोई पुराना मधुमक्खी का छत्ता है, उसके अंदर जो पॉलन ग्रेन है उसकी स्टडी करते हैं, ताकि ये पता चल सके कि हनी भी कहाँ तक ट्रैवल करती है और जो पॉलन ग्रेन है हनी के अंदर एकदम प्रिजर्व रहेगा। अगला है लेट्रोपॉलिनोलॉजी। इसमें स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन करते हैं इन फॉरेंसिक साइंस। जैसे कोई एलर्जिक है पॉलन ग्रेन के प्रति, अगर उसको उसकी एलर्जी को ट्रिगर किया गया है पॉलन ग्रेन डाल के, तो कौन सा पॉलन ग्रेन था, ये फ्लावर कहाँ मिल सकता है, इस स्टडी को हम बोलते हैं लेट्रोपॉलिनोलॉजी। फॉरेंसिक साइंस के डिपार्टमेंट में पॉलन ग्रेन की स्टडी। अगला है एरोपॉलिनोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इन एयर। ऐसे पॉलन ग्रेन जो जनरली एयर में होते हैं, जो कुछ लोगों की एलर्जी को ट्रिगर कर सकते हैं डिफरेंट सीजन्स में। तो एयर में जनरली जो पॉलन ग्रेन मिलते हैं उनकी स्टडी। आगे देखिए, हमने अभी पीछे ही बताया कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं कुछ लोगों में एलर्जी कॉज कर सकते हैं। एलर्जी क्या होती है? एलर्जी एक तरीके की कंडीशन है जब आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका बीपी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर, हार्ट फ्लो रेट बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, रेस्पिरेटरी पैसेज जो ट्रैकिया है, ब्रोंकस है, ब्रोंक्यूल है, वो चोक हो जाएगा, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होगी। तो आपको इन्हेलर लेना होगा। इन्हेलर में कार्टिसोल कंपाउंड्स की इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं जो आपकी इम्यून सेल को सप्रेस करेंगी, जिससे रेस्पिरेटरी पैसेज वापस से नॉर्मल हो जाएगा और आप सांस ले पाओगे। तो जो आपका पॉलन ग्रेन है एलर्जी कॉज करता है। एलर्जी में क्या होती है हमने बताया आपको। एलर्जी कॉज करने वाले पॉलन ग्रेन कौन कौन से पौधों के हैं? जैसे राइसिनस प्लांट है, जैसे कैस्ट्रॉल, कैलिनोपीडियम और एमार्थस। ये जो पौधे हैं ये ऐसे पौधे हैं जिनके पॉलन ग्रेन आपके अंदर एलर्जी कॉज करते हैं। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा पॉलन ग्रेन एलर्जी कॉज करने में वो है पार्थेनियम हेट्रोस्पोरस। पार्थेनियम हेट्रोस्पोरस, जिसको आप कॉमनली कैरेट ग्रास या किसान लोग बोलते हैं गाजर घास, जो बहुत ज़्यादा फसलों में उग जाती है। ये कंपोजिटी फैमिली का मेंबर है पार्थेनियम। यूबिक्विटस इन नेचर है। यूबिक्विटस करने का मतलब अगर खेत में आप हर्बिसाइड यूज नहीं करते हो या हर्ब्स को रिलीज नहीं करते हो, वीड वगैरह को रिलीज नहीं करते हो, तो उनके साथ ये उग जाएगा और इसकी पॉपुलेशन आप जो फसल लगाए हो उससे ज़्यादा बढ़ेगी, तो आपको इकोनॉमिकली लॉस होगा। बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी पॉपुलेशन अपनी बढ़ाता है। कॉमन है इंडिया में और ये आपके अंदर एलर्जी कॉज करता है। पॉलन ग्रेन जो है वो एम्ब्रेसिया एक प्लांट है जिसका पॉलन ग्रेन कॉज करता है एलर्जी और फीवर। इस फीवर को हम क्या बोलते हैं? हे फीवर। हे फीवर कौन कॉज करता है? एम्ब्रेसिया का पॉलन ग्रेन। आगे माइक्रोगैमेटोजेनेसिस या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो आपका पॉलन ग्रेन है वो कहाँ बनता है? पॉलन सैक के अंदर। पॉलन सैक पे 4 लेयर है। एपिडर्मिस सबसे बाहर, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, माइक्रोस्पोर टेप्टम। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें से ये तीनों का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन देना और डाइजेशन। फोर्थ का काम क्या है? नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ये हम पहले भी देख चुके हैं। आगे देखते हैं। आप देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहने का मतलब फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन इनसाइड द पॉलन चैम्बर फ्रॉम स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक,
स्पोरोजिनस टिश्यू से हमारा मतलब है पीएमसी या एमएमसी, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल। ठीक, जैसे देखिए माइक्रोस्पोरोसाइट है, यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन पहले होगा, ये डिप्लॉइड सेल है 2n वाली, मियोसिस फर्स्ट करेगा, 2 न्यूक्लियस हो गया, हैप्लॉइड न्यूक्लियस हुआ दोनों nn, मियोसिस सेकेंड हुआ 4 न्यूक्लियस हो गया, चारों में क्रोमोसोम हैप्लॉइड, फिर ये साइटोकाइनेसिस भी कर लिया तो 4 सेल बन गई है, लेकिन चारों सेल कैसी है, हैप्लॉइड। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये माइक्रोस्पोर टेट्राड में हर एक सेल के पास कैपेसिटी है कि वो डेवलप कर सकता है अपने आप को पॉलन ग्रेन में, इसीलिए इन माइक्रोस्पोर टेट्राड को पोटेंशियल पॉलन ग्रेन, पोटेंशियल पॉलन ग्रेन भी कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, यहाँ पे माइक्रोस्पोर टेट्राड में से एक सेल लिया हमने, माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस है, ये हैप्लॉइड होगा, लार्ज वैक्यूल है, यहाँ पे माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करने की वजह से यहाँ जो एक न्यूक्लियस है डिवाइड करके 2 बन जाएगा, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस, एक जनरेटिव न्यूक्लियस। इसमें से वेजिटेटिव न्यूक्लियस साइज में बड़ा होगा और जो जनरेटिव है वो साइज में छोटा होगा, वो गैमेट सेल की तरह काम करेगा। बट हमने अभी पीछे डिस्कस किया था कि 60% में 2 सेल स्टेज में होता है, तो ये बाई सेलुलर पॉलन ग्रेन है, लेकिन जो 40% पॉलन ग्रेन 3 सेल स्टेज में सेट हो रहा है, जिसमें 2 जनरेटिव है, 1 वेजिटेटिव सेल है। वहाँ नॉर्मली तो 60% में केवल यहीं तक डिवीजन होता है, लेकिन जो बाकी 40% है उसमें माइटोसिस 2 बार हो जाता है, जिसकी वजह से जो जनरेटिव सेल है, वेजिटेटिव तो सिंगल रहेगी, जनरेटिव सेल दोबारा माइटोसिस करके 2 ठो बना लेगा, तो ये कैसा हो जाएगा, 3 सेल। ये कैसा है, 2 सेल है। इसमें एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव है, यहाँ माइटोसिस एक बार और हो जाने की वजह से एक वेजिटेटिव और 2 जनरेटिव। यहाँ देखेंगे माइक्रोगैमेटोजेनेसिस या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, उसी चीज को हमने लिख दिया है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन इनटू मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट से हमारा मतलब किसका है, पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन का, इंक्लूडिंग पॉलन ट्यूब। फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन बाय मियोसिस, मियोसिस से होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू है, मियोसिस सेल डिवीजन करेगा तो माइक्रोस्पोर बनाएगा, माइक्रोस्पोर कैसा होगा, हैप्लॉइड, 4 बनेगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं, जिसको पोटेंशियल पॉलन ग्रेन भी कहते हैं, या पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये पॉलन मदर सेल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करेगा, यानी यहाँ पे क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, माइटोसिस तो ऊपर कर लिया, मियोसिस कर लिया था, माइटोसिस करेगा और बन जाएगा पॉलन ग्रेन, जिसमें एक हैप्लॉइड सेल यहाँ, एक हैप्लॉइड सेल यहाँ, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। अगर यहाँ पे नॉर्मली एक बार करेगा तो एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव, अगर माइटोसिस दोबारा हो गया तो एक वेजिटेटिव जनरेटिव सेल 2 ठो, 3 सेल स्टेज, डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन के लिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इस टॉपिक से आए हुए हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और कुछ बेसिक टॉपिक्स से, जैसे एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल टू एन एंथर, मतलब एम्ब्रियो सैक ओव्यूल तो एंथर क्या होगा, एम्ब्रियो सैक के अंदर ओव्यूल बन रहा है, ठीक है, तो एंथर के अंदर क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन। आगे, द आउटर मोस्ट एंड द इनर मोस्ट वॉल लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज एन एंथर इन एन एंथर आर रिस्पेक्टिवली, मतलब जो आपका एंथर के अंदर पॉलन सैक था उसमें 4 लेयर था, उसमें आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट लेयर, पहले क्या है आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट लेयर कौन है, आउटर मोस्ट कौन सी थी, एपिडर्मिस, इनर मोस्ट थी टेप्टम, तो हमें देखनी है एपिडर्मिस और टेप्टम वाला ऑप्शन कौन सा है, ठीक।
एक्साइन इन पॉलन ग्रेन मेड अप ऑफ, पीछे पढ़ा था अभी हमने, एक्साइन किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलोनिन की। इंटाइन सेलुलोज और पैक्टोज की या पैक्टोसेलुलोज की, वो इंटाइन बनी होती है। ठीक है, आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल लेयर ऑफ एंथर प्ले एन प्रीडोमिनेंट रोल इन डेहिसेंस, अभी हमने बताया एंडोथीसियम, ठीक, क्योंकि इसके पास हाइड्रोटिव नेचर है, हाइड्रोस्कोपिक नेचर है, डिहाइड्रेट होके क्रैक हो जाता है। The innermost wall layer of microsporangium nourishing the developing pollen grain is known as tapetum. नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है? टेप्टम। आगे, which one of the following statement is wrong, कौन सा स्टेटमेंट wrong है? Pollen, when pollen is shed at two cell stage, double fertilization does not take place. Two cell stage में of course, क्योंकि एक वेजिटेटिव सेल पॉलन ट्यूब बनाने में खत्म हो जाएगा, जनरेटिव सेल बचेगा, वो एक सेल से करेगा एक जगह फर्टिलाइजेशन। वेजिटेटिव सेल इज द लार्जर देन जनरेटिव, ऑफ कोर्स पॉलन ग्रेन इन सेम सम प्लांट्स रिमेन विएबल फॉर मंथ, देखा हमने रोजेसी लेग्यूमिनेसी। इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टीन, यस, देख लिया। यहां पे हम क्या देखेंगे, एक सेकेंड इरेजर देख लेते हैं। यहाँ पे ये तीनों तो एग्जैक्ट करेक्ट है। पॉलन ग्रेन जो है सेड होता है टू सेल स्टेज में, लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, इस पॉइंट में बोला जा रहा है। बट ऐसा नहीं है, टू सेल स्टेज में सेड होता है, लेकिन माइटोसिस सेकेंड की जो मैंने अभी पीछे बात की, वो आफ्टर रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन होता है, तो डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन कर सकता है अगर वो टू सेल स्टेज में किया है, रिलीज हुआ है, क्योंकि बाद में वो माइटोसिस सेकेंड करके दोबारा से जनरेटिव सेल को दो बार बना सकता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्मपोर, जर्मपोर क्या करता है, क्योंकि अगर स्पोरोपोलोनिन जो है मोस्ट रिजिड ऑर्गेनिक मटेरियल है, कैसे भी टूटेगा नहीं, तो अगर जर्मपोर नहीं होगा तो पॉलन ट्यूब कैसे जर्मिनेट करेगी पॉलन ग्रेन से, क्या करेगा? इनिशिएशन ऑफ पॉलन ग्रेन, ये तो शुगर भी कर देता है, यहाँ पे रिलीज ऑफ गैमेट। इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस कहाँ होगा? एंजियोस्पर्म में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो चाहे मेगास्पोरोजेनेसिस हो, ठीक, कब होगा? ओव्यूल और एंथर अलग अलग दे दिया। फ्रॉम गैमेट विदाउट फर्दर डिवीजन, नो, इन्वॉल्व मियोसिस। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक, नॉट ट्रू क्या है? टेप्टम हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ एंथर, टेप्टम का काम क्या है? नरिशमेंट प्रोवाइड करना। आगे, द वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम विच नरिशेस द पॉलन ग्रेन, पीछे भी देखा था हमने, नरिशेस कौन करता है? टेप्टम। आगे, द स्ट्रक्चर ऑफ बाइलोब्ड एंथर कंसिस्ट ऑफ, एंथर बाइलोब्ड कैसा होता है? बाइलोब्ड डाइथिकस, जिसकी वजह से इसके पास 4 चेंबर होता है, तो बाइलोब्ड डाइथिकस 4 चेंबर यानी 4 स्पोरेंजिएट, और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। अगला, पॉलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ, कौन सबसे कठोर मटेरियल है ऑर्गेनिक में? स्पोरोपोलोनिन, इसकी वजह से वो प्रोटेक्टेड रहता है फॉसिल होने पे भी। आगे, इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द यंग एंथर शोन बिलो आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वॉल लेयर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, आउटसाइड से इनसाइड देखना है। आउटसाइड में चौथे नंबर पे है, चौथा नंबर आउटसाइड में पहला है, तो सबसे पहले क्या होगा? फोर्थ में एपिडर्मिस, उसके बाद दूसरा लेयर में पहला वाला है, इसमें क्या होगा? एंडोथीसियम, उसके अंदर है
मिडिल लेयर, सबसे अंदर क्या होगा, टैपेटम, सीक्वेंस बैठाइए। फोर्थ में एपिडर्मिस कहाँ देखने को मिल रही है, फोर्थ में एपिडर्मिस 2 में देखने को मिल रही है, बी एंड डी। फर्स्ट में इंडोथीसियम कहाँ देखने को मिल रही है, ओनली 1। फिर सेकेंड में मिडिल लेयर, थर्ड में टैप्टम, तो डी वाला हो जाएगा करेक्ट। आगे देखते हैं, पॉलन ग्रेन्स रिटेन विएबल फॉर मंथ्स इन प्लांट्स बिलोंग टू द डिफरेंट फैमिली गिवन बिलो। कौन कौन सा होगा, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी एंड रोजेसी, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, ये हमने पीछे देखा है। आगे, हाउ मेनी पॉलन ग्रेन एंड ओव्यूल्स आर लाइकली टू बी फॉर्म्ड इन द anther and the ovary of an angiosperm bearing 25 microspore mother cell and 25 megaspore mother cell। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी 1 एमएमसी डिवाइड करके 4 पॉलन ग्रेन बना लेता है, तो यहाँ 25 क्या करेगा इंटू 4 कितना बनाएगा, 100 पॉलन ग्रेन बन जाएंगे। लेकिन जो यहाँ पे 25 मेगास्पोर मदर सेल है, एक मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करके 4 बनाता है, लेकिन मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है, 3 डिजेनरेट कर जाते हैं, एक ही आगे बनता है। तो 25 मेगास्पोर मदर सेल से बनेगा तो 100, लेकिन मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में आगे जाके बचेंगे कितने, 25। तो हमारा कितने पॉलन ग्रेन बनेंगे, 100, और कितने आपके बनेंगे ओव्यूल्स, वो कितने होंगे, 25, ड्यू टू मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। Angiosperm bearing unisexual flower are said to be either monoecious or dioecious, explain with the help of one example। देखिए, एंजियोस्पर्म में मोनोसियस या डायोसियस फ्लावर हो सकता है। मोनोसियस यानी कि केवल एक फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दोनों नहीं है एंजियोस्पर्म में। कंटामिनेट, ये गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट विच came into the India as a contaminant and causes the pollen allergy। अभी हमने देखा पार्थीनियम, या जिसको आप कॉमनली बोलते हो कैरेट ग्रास, गाजर घास। आगे देखते हैं, अ बाइलोब्ड डाइथिकस एंटर 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल पर माइक्रोस्पोरेंजियम। हाउ मेनी मेल गैमेटोफाइट दिस एंथर कैन प्रोड्यूस। 4 चेंबर है, 1 2 3 4, ठीक। एक चेंबर के अंदर बोल रहा है कि 100 है, तो 4 चेंबर में कितना होगा, 400, सिंपल है। आगे, इन टीएस ऑफ मैच्योर एंथर गिवन बिलो आइडेंटिफाई ए एंड बी एंड मेंशन देयर फंक्शन। ए क्या है आपका, स्पोरोजीनस टिश्यू है अंदर वाला, इसका काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन करना। बी वाला सबसे इनर मोस्ट लेयर है जो कनेक्टेड है, ये क्या है, टैपेटम, काम क्या है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। आगे आपका, अ पॉलन ग्रेन एंजियोस्पर्म एट द टाइम ऑफ डाइजेशन फ्रॉम एन एंथर could be 2 cell or 3 cell, explain how are the cells placed within the pollen grain within 2 cell will said or 2 cell stage। मतलब बोल रहा है कि पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर एक तरीके से बना है ये, जिसमें 2 सेल स्टेज में प्रेजेंट है। तो एक सेल यहाँ प्लेस्ड होगा, एक सेल यहाँ, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव सेल। स्पोरो, एक पैक्टीन की लेयर होगी, सेलुलोपैक्टीन की, और उसके बाहर लेयर होगी स्पोरोपोलोनिन की। आगे, ड्रॉ लेबल्ड स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ मैच्योर एंथर ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट बना लेंगे हम लोग। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ जर्मपोर।
जर्मपोर का फंक्शन ये होता है कि वेजिटेटिव सेल डिवाइड करके पॉलन ट्यूब जर्मपोर के थ्रू ही रिलीज करती है, क्योंकि बाकी जगहों पे स्पोरोपोलोनिन की लेयर है, उसको तोड़ने की कैपेसिटी किसी एंजाइम के पास नहीं है। आगे, pollen banks are playing a very important role in promoting plant breeding program, and world over how are the pollen preserved in the pollen banks, explain how are such banks benefiting our farmers, write any two ways। बोला जा रहा है कि पॉलन बैंक्स का क्या रोल होता है और कैसे प्रिजर्व करते हैं। पॉलन बैंक क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं, पॉलन ग्रेन को -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व किया जाता है, ताकि हम प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में उनका रीयूज करके डिफरेंट एंड इम्प्रूव्ड वैरायटी की स्पीसीज बना सके, जिससे फार्मर्स को कम लैंड एरिया में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिले, कॉस्ट एफिशिएंट हो। आगे, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन एन एंजियोस्पर्म। बता देना है मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है एंजियोस्पर्म के अंदर। हमने डायग्राम देखा है, आपको डायग्राम से बताया है। ये वाला डायग्राम कि माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है। पहले माइक्रोस्पोरोसाइट है या स्पोरोजिनस टिश्यू है, डिप्लॉइड है, मियोसिस फर्स्ट होगा, 2 सेल बनेगी एक ही के अंदर, नो न्यूक्लियस, दोनों हैप्लॉइड। मियोसिस सेकेंड, 4 न्यूक्लियस, चारों हैप्लॉइड होंगे। यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, तो क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर टेट्राइड या पोटेंशियल पॉलन ग्रेन। इनमें से हर एक के पास कैपेसिटी होती है कि एक नया पॉलन ग्रेन बनाए। फिर ये क्या करेगा, माइटोसिस सेल डिवीजन करेगा, जिससे 2 सेल बन जाएगा, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव न्यूक्लियस बन जाएगा। अगर 3 सेल स्टेज में रिलीज करना होगा तो एक बार माइटोसिस और करेगा, जिससे एक वेजिटेटिव ही रहेगा लेकिन जनरेटिव 2 हो जाएगा। ये हमने देख लिया था, आगे चलते हैं। हाँ, हो गया। वेल लेवल डायग्राम और 3 सेल मेल गैमेटोफाइट का बनाना है, जिसमें आपको जनरेटिव सेल केवल 2 कर देनी है। यहाँ हमें जनरेटिव सेल 2 बनानी है, वेजिटेटिव 1 ही रहेगी। ड्रॉ डायग्रामेटिक स्केच ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर ऑफ एन एंजियोस्पर्म लोब्ड इट्स डिफरेंट वॉल्स एंड टिश्यू फॉर्मिंग माइक्रोस्पोरो मदर सेल। बना लेंगे, पीछे डिस्कस किया है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अप टू द फॉर्मेशन ऑफ अ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन तक अभी हमने डिस्कस किया वही चीज। राइट द फंक्शन ऑफ जर्मपोर, पीछे अभी हमने डिस्कस किया कि जर्मपोर का फॉर्मेशन क्यों होता है, ताकि स्पोरोपोलिन एब्सेंट रहे, वहां से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया जा सके। आगे, डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन एंजियोस्पर्म, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ 2 सेल फाइनल स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड। देखना है पहले हम इसमें, यहाँ पे है स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये क्या करेगा, मियोसिस सेल डिवीजन परफॉर्म करेगा। मियोसिस पहले फर्स्ट होगा, तो एक ही सेल के अंदर 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस हो जाएंगे, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा पहले। फिर यहाँ क्या होगा, मियोसिस सेकेंड होगा, 4 सेल बन गए, चारों हैप्लॉइड न्यूक्लियस, जिसे हम क्या बोल रहे थे, माइक्रो इसे हम बोल रहे हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, इनमें या पोटेंशियल पॉलन ग्रेन। क्योंकि इनमें से हर एक के पास कैपेसिटी है कि पॉलन ग्रेन में डेवलप हो सकते हैं। ये एन वाला है, उसमें से एक, ये अब क्या करेगा, माइटोसिस सेल डिवीजन करेगा, तो इसके अंदर 2 सेल बन जाएगा, एक जनरेटिव सेल एंड सेकेंड वन इज वेजिटेटिव सेल।
वेजिटेटिव सेल का काम क्या होगा? पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करना। जनरेटिव का काम क्या होगा? एक सेल से फर्टिलाइज करके सीड बनाना। आउटर लेयर जो है, इनर वाली जो है, ये इंटाइन है, जो किसकी बनी है? पैक्टो सेल्यूलोस की। इसके बाहर एक रफ लेयर है, इस रफ लेयर को हम क्या बोलते हैं? इंटाइन है, जो किसकी बनी है? स्पोरोपोलोनिन का। स्पोरोपोलोनिन किसका बना होता है? कैरोटेनॉइड्स का, याद रखना है। स्पोरोपोलोनिन का लेयर एक जगह एब्सेंट है, जहां से पॉलन ट्यूब निकलेगा, इसे हम क्या बोलते हैं? जर्म पोर। हो गया? इज ओवर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अगली क्लास में हम पॉलिनेशन डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन कैसे होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मोड ऑफ पॉलिनेशंस, एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं पॉलिनेशन को या जिनके द्वारा पॉलिनेशन होता है, और उनके क्वेश्चंस भी देखेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग मी।